हैप्पीनेस इंडेक्स, MMR एटसेट्रा। ऐसे काफी इंडेक्स हैं। इन इंडेक्सेस के बिहाफ पर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को जज करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो इन इंडेक्सेस के बिहाफ पर हमें पता लगता है कि लो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यही एक बड़ा कारण है अभी तक हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी। ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी में आपको बताता हूं कि दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं हमेशा किसी भी कंट्री में काम करने के लिए। ठीक है, एक तो होते हैं मॉडर्न रिसोर्सेज और एक होते हैं ट्रेडिशनल रिसोर्सेज। मॉडर्न रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं ट्रेडिशनल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारी जो कंट्री है वो एक्चुअल में मॉडर्न रिसोर्सेज के पीछे ज्यादा भाग रही है। मॉडर्न रिसोर्सेज के पीछे भागते भागते क्या है कि हम ट्रेडिशनल रिसोर्सेज को पूरी तरह से भूल ही चुके हैं, और इस कारण से भी हम अभी डेवलपिंग इकोनॉमी में ही आते हैं। एक्चुअल में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज और मॉडर्न रिसोर्सेज दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं, जैसे कि मैं खादी उद्योग की बात करता हूं, खड्डी की बात करता हूं, तो इंडिया में खड्डी से तैयार किए गए जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स थे वो था हमारा ट्रेडिशनल रिसोर्स। लेकिन आज की डेट में आप देखो कि ये चीजें कहां पर हैं। ये चीजें एक्चुअली धीरे धीरे डिमोलिश होती जा रही हैं। बाकी भी और काफी चीजें हैं आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके, हैंडीक्राफ्ट को लेके। ठीक है, जो सारी चीजें धीरे धीरे डिमोलिश हो रही हैं और हम मशीन्स और प्रिंटिंग मशीन्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम अपने ट्रेडिशनल रिसोर्सेज को भूल रहे हैं। तो ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी में मॉडर्न रिसोर्सेज को अकेले फॉलो करना और ट्रेडिशनल रिसोर्सेज को भूल जाना, ये भी एक कारण है हमारा डेवलपिंग इकोनॉमी बनने का। ठीक है, तभी तो हम अभी थोड़ा सा राइज नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण आता है इंडिया के अंदर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अभी आप देख ही रहे होंगे कि मैंने जो ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी की बात की, तो अभी गवर्नमेंट ट्रेडिशनल रिसोर्सेज पे काफी ज्यादा वर्कआउट कर रही है और इवन पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी अभी बहुत काम चल रहा है। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, अब मैं ये भी हमारा एक कारण है जिस कारण से हम डेवलपिंग इकोनॉमी में ही आते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रिसोर्सेज जल्दी से जल्दी यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, और मैंने जैसे बताया था स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल कम है, तो उस कारण से हम क्या है, गरीबी रेखा पे जा रहे हैं, वी आर बिकमिंग पुअर। तो यही कारण है हम डेवलपिंग इकोनॉमी में ही आ रहे हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में होती तो शायद हम इस बैरियर को अब तक पार कर चुके होते, क्योंकि जब 1947 में देश आजाद हुआ उस टाइम पर जो हमारी पॉपुलेशन थी दैट वाज नियर अबाउट 33 करोड़। कितनी थी? 33 करोड़। ठीक है, और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी 121 करोड़, 121 करोड़। और अभी 2016 में एक नया डाटा आया था। ठीक है, अभी 2021 में जनगणना दोबारा से आएगी, लेकिन एक डाटा आया था और 2016 के उस डाटा के अकॉर्डिंग 132.4%, 132.4 करोड़ सॉरी, ये प्रेजेंटली हमारा आंकड़ा है पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो आप एक चीज देखिए, 1947 से लेके अभी तक, यानी कि 2020 अभी चल रहा है, तो 2020 में मैं ऑन एन एवरेज मान लेता हूं 133 करोड़ अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये जनसंख्या 100 करोड़ बढ़ी है। नाउ यू कैन इमेजिन। तो इसीलिए हम अभी भी डेवलपिंग
इकोनॉमी में ही हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज तो यही खत्म हो जा रहे हैं। हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उसे आगे दे ही नहीं पा रहे हैं ताकि हम लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल अपने पास ला सकें। ठीक है, वो हमारी ही यहां खपत हो जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि ये थे कुछ फीचर्स डेवलपिंग इकोनॉमी को लेके, यानी कि एक तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में आते हैं हम, स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल है, एम्प्लॉयमेंट हमारे यहां पर लेस है। किस कारण से है स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल? क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लेस प्रोडक्शन के कारण लेस एम्प्लॉयमेंट, और लेस एम्प्लॉयमेंट के कारण पॉवर्टी। इनइक्वालिटीज मैंने बता दिया आपको, रिच पुअर, रिच के पास रिसोर्सेज भी हैं, कैपिटल भी है, पुअर के पास हैंड टू माउथ है, कुछ भी नहीं है। रीजनल इनइक्वालिटीज मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया कि जो अर्बन में है वो हमसे थोड़ा सा ज्यादा विकसित है और जो रूरल में है वो कम विकसित है। एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन मैंने आपको पूरा बता दिया कि 15.4% भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है विद 44% ऑफ द मैन पावर। ओके, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ वेरियस इंडेक्सेस के हिसाब से प्रूव हुई है, ये भी एक कारण है डेवलपिंग इकोनॉमी का। ड्यूरिस्टिक इकोनॉमी, हम मॉडर्न रिसोर्सेज पे वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन ट्रेडिशनल रिसोर्सेज को पीछे छोड़ दे रहे हैं। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, वो मैंने आपको डाटा के अकॉर्डिंग बता दिया। ये सब कारण है डेवलपिंग इकोनॉमी के हमारे, यानी कि हम अभी विकासशील अर्थव्यवस्था में हैं, हम पूरी तरह से विकसित नहीं हैं। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन चीजों को लेके। अब मैं इसकी फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के सेकंड पार्ट पर आता हूं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, डेवलपिंग इकोनॉमी। हमारी भारत की जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बोली जाती है, तो हमारी जो है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इसके बारे में मैं पहले लेक्चर में इंस्टीट्यूट में बता चुका हूं, मैं बाद में इस लेक्चर को लोड भी करूंगा, तब आप देख सकते हैं कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई थी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में काफी टाइप्स हैं इकोनॉमी के। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, और एक अलग तरह की है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसे कहा जाता है पूंजीवादी। कौन कौन सी है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कम्युनिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, तो ये चार तरह की इकोनॉमीज हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम कहते हैं पूंजीवादी इकोनॉमी। पूंजीवादी यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, जो पैसे से रिलेटेड है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको बोलते हैं समाजवादी, जो पब्लिक के बिहाफ पर चलती है, गवर्नमेंट चलाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का मिश्रण है। कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी इकोनॉमी। क्लियर? तो मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी भारत की, तो मैं इसके फीचर्स पे भी आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक कंपैरिजन बताता हूं आपको। मैं लेता हूं कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। ये तीन तरह की इकोनॉमीज मैंने अपने पोर्शन में ले ली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करता हूं। तो कैपिटलिस्ट में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, सोशलिस्ट में किस तरह की और मिक्स्ड में किस तरह की, आपको इससे ज्यादा क्लियर होगा कि हमारी इकोनॉमी किस तरह की है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊंगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, यहां पर प्राइवेट सेक्टर के बिहाफ पर देखी जाती है।
प्राइवेट सेक्टर मेरा बोलने का मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर को देख के इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों को देख के इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है। क्लियर? सेकेंड चीज, गवर्नमेंट पॉलिसी। कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहती है। कैपिटलिस्ट में जो रहती है जिसको बोला जाता है लाइसेंस फेयर, नाम आपने सुना नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। लाइसेंस फेयर एक्चुअल में कहने का अर्थ है कि गवर्नमेंट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं ना, गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइवेट सेक्टर, कि जो सरकार है वो पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पे निर्धारित है, प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंसी शो करती है, ठीक है। और दूसरी जो मैं सोशलिस्ट की करता हूं वहां पर लाइसेंस फेयर नहीं होता है, वहां पे होती है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यहां पर क्या है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट है, यानी कि बोलने का अर्थ है टोटली डिपेंडेंट अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है डिमांड एंड सप्लाई को। गवर्नमेंट रेगुलेशन डिसाइड्स डिमांड एंड सप्लाई। और जो हमारी मिक्स्ड इंडिया की आती है, यहां पर मॉडरेट गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, मॉडरेट गवर्नमेंट रेगुलेशंस। बोलने का अर्थ यह है कि हम पूरी तरह से डिमांड एंड सप्लाई पे भी नहीं चलते हैं और हम पूरी तरह से जो है पब्लिक सेक्टर के बिहाफ पर भी नहीं चलते हैं। हम एक मॉडरेट पॉलिसी बनाते हैं डिमांड एंड सप्लाई के लिए, ठीक है। तो हम दोनों चीजों पे चलते हैं, कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस और कुछ डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर? तीसरा पॉइंट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट किया जाता है, किस तरह से मार्केट में रखा जाता है। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसमें टोटली मार्केट मैकेनिज्म ही चलता है, जो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अकॉर्डिंग टू दी मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म आप लोगों को क्लियर हो गया है कि फुलफिल करना है, किस चीज को फुलफिल करना है। मार्केट मैकेनिज्म मींस फुलफिल करना है किसको, डिमांड और सप्लाई। जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, तो रिसोर्सेज उस तरह से एलोकेट किए जाएंगे, ज्यादा डिमांड तो ज्यादा सप्लाई, कम डिमांड तो कम सप्लाई, ठीक है। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में, समाजवादी इकोनॉमी में क्या किया जाता है, प्रॉपर एक इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी देनी है। इसमें क्या होगा कि सरकार पहले ही एक प्लानिंग बना लेगी कि हमने भैया इतना ही चीज मार्केट में उतारनी है, इससे ज्यादा नहीं उतारनी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग करके चलते हैं।
तो तीसरा जो इंडिया की है मिक्स्ड इकोनॉमी, उसमें क्या होता है, मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म। मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म। अब ये मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म क्या है? मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है, इसमें दो चीजें आती हैं, ठीक है। इसमें डिमांड एंड सप्लाई को भी देखा जाता है और साथ में इकोनॉमिक प्लानिंग भी की जाती है। यानी कि आपने नाम सुना होगा नीति आयोग का, ठीक है, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, है ना। तो नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग बनाता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और वो किस हिसाब से बनाता है कि भैया कुछ तो डिमांड एंड सप्लाई पे चलेंगे, डिमांड एंड सप्लाई प्लस साथ में थोड़ी सी उस डिमांड एंड सप्लाई की इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे। क्लियर? तो ये है मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म हमारा। अब इससे फायदा क्या हुआ? ठीक है, आपको मैंने तीन चीजें बताई कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ये प्राइवेट सेक्टर पे बेस्ड है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पे, ये पूरी तरह से समाज पे बेस्ड है, यानी कि पब्लिक सेक्टर पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये मिश्रित है, दोनों का मिक्सचर है, प्राइवेट प्लस पब्लिक। पॉलिसी यहाँ पे लाइसेंस फेयर है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ही सब कुछ है, गवर्नमेंट पूरी तरह से डिपेंडेंट है उस चीज पे। यहाँ पे सरकार खुद नियम बनाती है कि हम इतना ही देंगे, इतना ही करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मॉडरेट है, ढीला है, ठीक है, देख के प्राइवेट का भी देखेंगे, सरकारी का भी देखेंगे, ठीक है। तो एक मॉडरेट गवर्नमेंट रेगुलेशंस तैयार की जाती हैं। अब रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करना है, मार्केट में किस तरह से देना है, तो ये तो पूरा बोलते हैं कि भैया फुलफिल करो, जितनी डिमांड आ रही है उसको फुलफिल करो, उतनी सप्लाई दे दो। यहाँ प्लानिंग के हिसाब से कि हम इतना ही उतारेंगे, कहीं ऐसा ना हो रिसोर्सेज ही खत्म हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म है, नीति आयोग भी करता है कि भैया प्राइवेट को भी साथ लेके चलो और पब्लिक सेक्टर को भी साथ लेके चलो, ठीक है। क्लियर? तो अब इसके एडवांटेजेस क्या है, मैं उस पॉइंट पर आता हूं। अब ये जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, इसका तो सीधा सीधा एक ही फायदा है, जो नाम है इसका पूंजीवादी, यानी कि प्रॉफिट। ये इकोनॉमी देख के चलती है प्रॉफिट, कि भैया प्रॉफिट किसमें हो रहा है, मैंने चलना है उसके हिसाब से। क्लियर? और ये इसको आप शुरू से देखते आ रहे हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इकोनॉमिक प्लानिंग, गवर्नमेंट विल डिसाइड। तो ये क्या करना चाहते हैं? सोशल जस्टिस, ठीक है। तो इनकी एडवांटेज सिर्फ एक है कि कोई गरीब तबके का लोग है, मतलब कि हर तबके के इंसान को यहां पर ध्यान में रख के स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है। सोशल जस्टिस कि ऐसा नहीं है कि अमीर तबके को ही देखा जाएगा या व्यापारी तबके को ही देखा जाएगा, हर तबके के हर तरह के इंसान को देख के एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सोशल जस्टिस की जाएगी, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखा जाएगा कि भैया हमारी इकोनॉमी में पैसा कहां से आए। मिक्स्ड इकोनॉमी का एडवांटेज क्या, एडवांटेज हो सकता है मिक्स्ड इकोनॉमी का? जैसे यहां पे प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट का मतलब क्या था कि हमने सिर्फ क्या निकाली, एफिशिएंसी निकाली। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीजें देखी जाएंगी कि भैया एफिशिएंसी भी निकले प्लस सोशल जस्टिस भी हो, ठीक है। तो हम बहुत ही ज्यादा ड्यू चले हुए हैं एक्चुअल में मिक्स्ड इकोनॉमी के कारण, ठीक है। हम हर चीज का ध्यान रख रहे हैं कि सोशल जस्टिस में भी कहीं लॉस ना हो जाए और एफिशिएंसी भी बरकरार रहे। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है कि इस केस में सोशल जस्टिस हो ही नहीं पाती, सोशल जस्टिस लैक कर जाती है इस केस में। इस केस में आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, यानी कि प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट लेस
प्रॉफिट कम हो जाता है। और इस केस में क्या होता है, एफिशिएंसी नेवर रीच 100% और सोशल जस्टिस नेवर रीच 100%। दोनों ही 100% नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप हर चीज को सेटिस्फाई करके नहीं चल सकते, ठीक है। तो यहां पे एफिशिएंसी भी 100% नहीं पहुंच पाती है और सोशल जस्टिस भी 100% नहीं पहुंच पाती है। तो एक्चुअल में मैंने ये ग्राफ आपके लिए इसलिए बनाया, ये चार्ट, कि आपको इन तीनों इकोनॉमीज में ये चीज क्लियर हो जाए कि हमारी कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, और हम किस तरह से रेगुलेट करते हैं इनके कंपैरिजन में। क्लियर? मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट है, पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेंट है, ये प्राइवेट प्लस पब्लिक। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करूं तो लाइसेंस फेयर है, यहाँ पे गवर्नमेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्राइवेट सेक्टर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही सारी बात है। यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस बनाता है कि कितनी डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कि कितनी सप्लाई करनी है डिमांड के हिसाब से। यहाँ पे मॉडरेट है, दोनों को देख के किया जाता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मार्केट मैकेनिज्म के हिसाब से कि भैया फुलफिल होनी चाहिए पूरी की पूरी, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई। यहाँ पे प्रॉपर एक इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। यहाँ पे मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म है, दोनों को ध्यान में रखते हुए। एडवांटेजेस, यहाँ सीधी सी बात है, प्रॉफिट देखा जाता है, एफिशिएंसी देखी जाती है, यहाँ पे सोशल जस्टिस देखी जा रही है, और यहाँ पे एफिशिएंसी भी और सोशल जस्टिस भी दोनों पे नजर डाली जा रही है कि दोनों चीजें होनी चाहिए। डिसएडवांटेज, यहाँ सोशल जस्टिस नहीं हो पाती, यहाँ प्रॉफिट नहीं निकल पाता, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दोनों चीजें हो जाती हैं कुछ हद तक, लेकिन 100% एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। क्लियर? तो थर्ड फीचर की तरफ बढ़ते हैं अब। तो जो थर्ड फीचर है हमारा, दैट इज प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि नियोजित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत के अंदर शुरू से ही प्लानिंग कमीशन रहा है, जिसने अर्थव्यवस्था